झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का जो मॉडल सेट जारी हुआ है, यानी 2026 में जो परीक्षा होने को है, उस परीक्षा के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है, उस मॉडल सेट को हम लोग समझेंगे कि इस बार का जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो किस तरीके का होगा, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस बार प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, कितने प्रश्न रहेंगे और कितने सारे मार्क्स के इस बार एग्ज़ाम होने हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि 10 क्लास से जुड़ी जितनी भी कक्षाएं हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो इस बार सबसे पहले हम लोग साइंस सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, जिसमें साइंस का जो इस बार का जो परीक्षा है वो टोटल फुल मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स का होने को है, और समय जो है वो 3 घंटा का होगा। साथ ही साथ इस बार जो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या जो है वो 4 सेक्शन में होगी, और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो टोटल 52, यानी कि टोटल कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 52 है। यानी कि इस बार एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है पिछले पैटर्न से बहुत अलग होने वाला है, जिसमें इस बार टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न वाले होंगे, जिसमें क्वेश्चन को देखना है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे और उस 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर को छांट के लिखना होगा। दूसरा, इसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, लगभग 8 सवाल 2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सेक्शन सी होगा, जिसके अंतर्गत 39 से 46 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 मार्क्स के प्रश्नों की संख्या जो होगी वो कुल 7 होंगे। इसके बाद जो है सेक्शन डी होगा, जो दीर्घ उत्तर प्रश्न के लिए होगा, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसके अंतर्गत आएंगे, जो 52 तक होंगे, 47 से लेके 52 तक। यानी यहाँ जो प्रश्नों की संख्या होगी वो टोटल 5 प्रश्न होंगे जो अति दीर्घ होंगे, यानी कि जो लंबे प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो टोटल 5 प्रश्न होंगे, यानी कि 5 मार्क्स का 5 सवाल होगा। इस तरीके से टोटल जो प्रश्न होंगे वो 52, और टोटल मार्क्स जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको देखेंगे, और बाकी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और उस वीडियो में हम लोग उस सारे प्रश्नों का हल सहित सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? यानी कि जो दांत है, जो दांत का जो बाहरी हिस्सा, यानी जो सफ़ेद कलर का जो होता है वो हिस्सा इनेमल जिसको हम लोग कहते हैं। तो आखिर ये इनेमल जो है वो बना किससे होता है, यानी किस पदार्थ से वो बना हुआ होता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाइटाइट के जो पदार्थ होता है उससे ये बना हुआ होता है, यानी कि दांतों का जो सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है, जो भाग होता है वो। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विलियन कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है, यानी कि एक अंडा है और उस अंडे को जो बाहर का जो छिलका होता है सफ़ेद कलर का, उसको चूर कर दिया गया, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभक्त कर दिया गया है, और उसको विभक्त करने के बाद अभिक्रिया करवाया गया है, और उस अभिक्रिया यानी एक गैस बनता है। अभिक्रिया होने के बाद उससे एक गैस रिलीज होता है, एक गैस बनता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी कि जो चूने का जो पानी है उसको सफ़ेद कलर का करने का काम करता है। तो इस विलियन में शामिल है, यानी कि इस विलियन का नाम बताना है। तो इस विलियन के अंतर्गत जो शामिल है वो है HCl, यानी कि अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो उसमें उपस्थित है, जिसके कारण ये ऐसा होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके
उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है, यानी कि एक ऑक्सीजन एक तत्व है, जो तत्व कुछ भी हो सकता है, उस तत्व को हम लोग एक्स मान लेते हैं। वो एक्स तत्व जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के पश्चात उच्च गलनांक वाला एक यौगिक का निर्माण करता है। आखिर वो जो यौगिक है वो जल में घुलनशील भी है, यानी वो जो यौगिक है वो जल के साथ घुल भी जाता है। तो वो कौन सा तत्व है, यानी इस तत्व का नाम बताना है। तो वो जो तत्व है वो है कैल्शियम। वो जो तत्व है वो कैल्शियम है, यानी कि कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिसका गलनांक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ ये यौगिक का निर्माण करता है और ये यौगिक जो है वो जल के साथ घुलनशील भी होता है। तो वो जो तत्व है वो एक्स है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम होगा। इसके बाद है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। मानव पुरुषों में यौन की आयु क्या है, यानी कि जो पुरुष होते हैं वो पुरुषों में, यानी कि मेल बॉय जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मेल बॉय में जो एडल्ट एज जो है वो कब से प्रारंभ होना शुरू होता है। तो पुरुषों के लिए 12 से 14 वर्ष निर्धारित है और महिलाओं के लिए वो 9 से 11 साल के लगभग में निर्धारित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 से 14 वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है, यानी कि उसके नीले जो घोल है, विलयन है, उसके साथ उसको जब गुजारा जाता है तो अवक्षेपण का रंग होता है, यानी वहाँ पर जो एक अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अवक्षेप का जो कलर है वो कैसा कलर का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काला, यानी काला कलर का अवक्षेप का निर्माण होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन है, उसके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए जो है वो आश्वित जल का उबलना। आश्वित जल हम लोग उस जल को कहते हैं जिसके साथ कुछ अशुद्धियाँ मिली होती है, जिसको आश्वित आसनन विधि के माध्यम से इसको अलग किया जाता है। यानी कि जब जल को उच्च तापमान में इसको जब गर्म किया जाता है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद ये वाष्प का रूप ले लेता है और संघनन का रूप लेने के बाद ये जो है वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वाष्प में बदलने के बाद फिर दोबारा इसको ठंडा करके जल में बदल दिया जाता है। यानी कि उस यौगिक, यानी वहाँ पर दो जो तत्व मिले हुए होते हैं उसको अलग करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर जल से वाष्प में परिवर्तित होता है और वाष्प से पुनः ये जल में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो है वो कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा है चीनी का कार्मेलाइजेशन, यानी कि चीनी का कार्मेलाइजेशन का मतलब होता है कि चीनी जो है इसको एक माध्यम से या एक प्रक्रिया किया जाता है, यानी चीनी को गर्म करके उसके कलर और उसके स्वाद में परिवर्तन लाने के लिए एक ये क्रिया किया जाता है। तो ये जो क्रिया है वो भौतिक नहीं, एक रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और सवाल जो हमारा पूछा गया था कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि कौन रासायनिक परिवर्तन होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीनी का कार्मेलाइजेशन जो है वो भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, यानी फूल जो है उसका मादा प्रजनन भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्तिकार्क, अंडाशय और वर्तिका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, यानी मानव का जो नेत्र है उसमें फोकस दूरी यानी कम और दूरी जो फोकस को नियंत्रित करता है, किसी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं तो उस फोकस को कंट्रोल करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलिअरी पेशियाओं के द्वारा। और इसी पेशिया का दूसरा नाम जो है वो पश्चिमाभी पेशिया है, यानी सिलिअरी पेशिया का दूसरा नाम जो है वो
पछमाभी पेशियाँ, यानी पछमाभी पेशियों के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में पछमाभी पेशियाँ होता तो हम उसको भी टिक कर सकते थे। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, यानी आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। यानी आकाश का नीला रंग होना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सब जो है वो सारे प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के परिकर्णन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लेंस की शक्ति -4.0D होती है, तो लेंस की प्रकृति क्या है। तो लेंस की प्रकृति हमें जांच करने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक याद रखना है कि अगर जो शक्ति जो है अगर प्लस में दिया हुआ है तो उत्तल लेंस होगा, और माइनस में अगर दिया हुआ है तो अवतल लेंस होगा। तो यहाँ पर जो शक्ति का जो मान है वो माइनस में है, इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवतल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरनित किया जाता है। दोनों को अभिक्रिया करवाया जाता है, संकरण किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात होगा, यानी कि जो बड़ा पौधा था और जो छोटा पौधा था, यहाँ से एक पौधा टी और यहाँ से एक पौधा स्मॉल टी लिया गया। अब यहाँ पर जो नए प्रजाति का जो निर्माण हुआ वो स्मॉल टी और कैपिटल टी के निर्माण यानी दोनों के मिश्रण से हुआ, यानी यहाँ से एक और यहाँ से एक, यानी एक एक अनुपात के रेशियो में ये काम हुआ। इस वजह से इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 1:1 अनुपात में। इसके बाद सवाल नंबर 12, यानी कि प्रश्न जो है वो 12, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन ज्ञात करना है। तो ये न्यूमेरिकल सवाल है, थोड़ा सा लंबा होगा, इसमें टाइम देते हैं हम लोग कि फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पर हमारा जो मान दिया हुआ है वो मान एक 20 सेंटीमीटर जो है वो फोकस दूरी है, यानी 20 सेंटीमीटर मेरा वस्तु की दूरी दिया हुआ है, यानी वस्तु का जो दूरी है यानी u जिसको हम लोग कहते हैं, तो u का जो मान है वो -20 लेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लिया जाता है अवतल दर्पण के अंतर्गत। उसके बाद अगला है फोकस दूरी, यानी f जो है वो भी 25 सेंटीमीटर माइनस में लेंगे, क्योंकि इसका भी जो मान है वो माइनस में रखा जाता है अवतल दर्पण के अंतर्गत। तो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है और फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो इसका जो वैल्यू है 1/ कितना है, ये 1/v ज्ञात करना है, और प्लस 1/u का जो वैल्यू है वो -20 = 1/-25। जब इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/v = 1/-25 माइनस, यानी ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बाय -20, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस में, और जब इसका हम लोग भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो ये टोटल रेशियो यानी 1/, जो v है 1/v, इसका सॉल्यूशन आएगा 1/100। क्रॉस मल्टीपल करने के पश्चात ये 1/100 हो जाएगा, यानी यहाँ पर v का जो मान है वो हमारा निकल गया 100। अब आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m = -v/u, और v का जो वैल्यू है वो 100 निकला हुआ है, और u का जो वैल्यू है वो -20 है, और यहाँ पर फॉर्मूला वाला माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और 25 जा 100, यानी कि m का जो मान निकला वो निकला 5, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि +5.0। इसके बाद अगला सवाल है
खाद जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी कि जो खाद जाल है उसके लिए यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए उसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। तो इसका ये दोनों जो भाग है वो सही है, इस वजह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। अगला सवाल है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर, यानी किसी एक विशेष किनारे से देखने पर परितारिका में धारा की दिशा वामार्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा। वामार्तत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में जब किसी परिनालिका के अंतर्गत विद्युत धारा को अगर देखा जाता है तो उसका जो सिरा होता है वो होता है उत्तरी ध्रुव की ओर, और अगर वो क्लॉकवाइज में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में उत्तर की दिशा की ओर होता है, और अगर वो क्लॉकवाइज में होगा तो वो दक्षिणी ध्रुव में होता है। अगर सवाल में क्लॉकवाइज अगर कहा गया है तो वो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलेंगे, हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी यहाँ पर जितने भी जो ऑप्शंस दिए हुए ये विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाने वाले को हमें पहचान करना है। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है VI, ये विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, ये फॉर्मूला होता है। अगला है I, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं होगा, I²R होगा, और ये I²R जो है यही नहीं होता है। यहाँ पर अगर IR² होता तो ये सही होता, ये प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व यानी ये फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसलिए सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, I²R। इसके बाद अगला सवाल है, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। तो दोनों के बीच जो काला वाला जो भाग होता है उसको हम लोग पुतली कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयुक्त की जाती है, यानी कि जो विकृत गंधता से बचाने के लिए, जो वस्तु है वो खराब ना हो, उससे सुरक्षित रखने के लिए, वो लंबे समय तक ठीक रहे, तो उस तेलीय पदार्थ को पैकेट में भरने के बाद उसे एक गैस भर दिया जाता है, जैसे कि चिप्स या जो भी खाने वाला जो पदार्थ होता है वो पैकेट के अंतर्गत जो आता है, उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को डाल दिया जाता है, जिसके कारण वो जल्दी खराब ना हो, यानी कि विकृत गंधिता ना हो। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस। अगला सवाल है, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनरेटर का जो सिद्धांत है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, बदलना। अगला सवाल है, सामान्य दृष्टि वाले एक युवक वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो किसी वस्तु को देखने के लिए मिनिमम न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 25 मीटर और दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 सेंटीमीटर होगा। 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर होता है, उसके बाद हम किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, मानो आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने खाली स्थान बनाती है, यानी कि इंसान का जो आँख है वो आँख किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग में बनता है वो बताना है।
तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आँख के रेटिना में बनता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेटिना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद का उदाहरण है, उत्पादक यानी कि पोषी स्तर को जो अलग अलग भागों में बांटा गया है, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर और तृतीय पोषी स्तर। तो उसी में से उत्पाद यानी कि उत्पाद हम उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वो किसी और के ऊपर आश्रित नहीं होते, यानी प्रकाश संश्लेषण और सूर्य की उपस्थिति में अपना जो खाना बनाते हैं उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद हम लोग जनरली रूप से उसे ही कहेंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे घास, ये सब जो है वो क्या है, उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घास। अगला सवाल है, पौधों में परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है, यानी कि जो फल पक जाते हैं तो फल पकने के बाद वो ज़मीन में गिर जाते हैं, या पत्ते जो है वो सूखने के बाद या जो है वो क्या होते हैं कि ज़मीन में गिर जाते हैं। तो आखिर ये किसके कारण होता है कि जो पत्तियां हैं या जो पके हुए फल हैं वो गिर जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं। यानी प्रतिक्रिया करने का मतलब जो है, जैसे हम अगर किसी गर्म बर्तन के ऊपर अगर हम अपना हाथ रखते हैं तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है यानी मस्तिष्क जो है वो तुरंत निर्देश करता है कि वहाँ से हाथ को क्या करना है, हटाना है। तो उस हाथ को हटाने के लिए जिस क्रिया को किया गया, तो तंत्रिका के द्वारा जो निर्देश भेजे गए उस निर्देश को भेजने के लिए हम क्या किए, वहाँ पर प्रभावक यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रभावक, यानी जिसको हम अंग्रेजी में इफेक्टर बोल सकते हैं। अगला सवाल है, कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। इसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है 25, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, यानी जल के साथ अभिक्रिया नहीं, जल के साथ बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करने वाले जो तत्व है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा। लोहा भी जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन यह मंद गति से करता है, यानी बहुत धीमे धीमे गति से लोहा जो है वो अभिक्रिया करेगा जल के साथ। यहाँ जो सोडियम है वो बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 26, यौगिक CH3CH2CHO का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो है प्रोपेन, यानी कि यहाँ पर प्रोपेन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, एक अभिक्रिया दिया हुआ है और इस अभिक्रिया में हमें सिर्फ ये नोट रखना है कि इसमें क्या हो रहा है कि ऊर्जा बाहर आ रहा है। तो ऊर्जा बाहर आ रहा है और इसकी पहचान करना है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलता है उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में जो है ऊष्मा जो है ऊर्जा के रूप में बाहर आ रहा है, इस वजह से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊष्माक्षेपी इसका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है, यानी न्यूरॉन जो है उसके अंदर सूचना किस रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट, और डेंड्राइट से कोशिका सिरा, और कोशिका सिरा से होते हुए अक्षतंतु, और अक्षतंतु से होते हुए तंत्रिका अंग तक पहुंचता है, और ये पूरा इसका वर्क प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 29, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेगी वह है। तो इसको शॉर्ट में याद रखना है 3R, इसको अंग्रेजी में याद रखना ज़्यादा सुटेबल होगा। रिड्यूस, रिसाइकल और
रीयूज़, यानी ऑप्शन नंबर डी। कम करना, किसी भी चीज़ का खपत कम करना, दोबारा उसका रिसाइकल करना, दोबारा उसका रिसाइकलिंग करना यानी उसको दोबारा बनाना, और दोबारा है फिर पुनः उपयोग, यानी कि अगर उसके बाद अगर उसका रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है तो उसी चीज़ को हम लोग दोबारा से उपयोग करें। आज का लास्ट सवाल होगा, रंध्र छेद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, यानी कि वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वारक कोशिकाओं में जो जल है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि जो रंध्र है उसके छिद्र खुलेंगे या बंद होंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सब्जेक्टिव सवालों को, इसके सारे सवालों के जवाब के साथ।